चलिए अब बात करते हैं अध्यावरणी तंत्र के तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है त्वचा के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल कर देते हैं या उसका रिवीजन कर देते हैं। तो अपन ने अध्यावरणी तंत्र को स्टार्ट करने से पहले अध्यावरणी तंत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से अपन ने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उसके अंदर सबसे पहला पार्ट था अध्यावरणी तंत्र से तात्पर्य, यानी मीन ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम। अपन ने देखा था कि अध्यावरण से तात्पर्य होता है कि जो सबसे बाहरी परत होती है जो सुरक्षा का कार्य करती हैं, उसे अध्यावरण कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को अध्यावरणी तंत्र कहा जाता है। तो अंगों का समूह, तो इसके अंदर ऑर्गन्स की बात की जाएगी, तो यहाँ पर बात करेंगे त्वचा तथा त्वचा के व्युत्पन्न की। उसके बाद मैंने देखा था कि त्वचा का निर्माण जिस भ्रूणीय स्तर से होता है वो होता है एक्टोमेसोडर्मल। ये तो पूरी बात होगी किसकी, अध्यावरण के तात्पर्य की। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अपन आए थे दूसरे पार्ट्स पर। दूसरे पार्ट की हेडिंग का नाम था अध्यावरण की संरचना या हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेगुमेंट्री। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो अध्यावरण है या जो त्वचा है ये 2 भागों से मिलकर के बनी होती है। जो बाहरी भाग होता है उसे अपन ने क्या बोला, अधिचर्म या एपिडर्मिस, और जो आंतरिक भाग है उसको अपन ने बोला था चर्म या डर्मिस। अधिचर्म में मैंने बताया था कि ये त्वचा की बाहरी परत होती है जो अधिकांश मृत होती है। मृत क्यों थी? क्योंकि इसको पोषण नहीं प्राप्त हो रहा था। और पोषण क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रुधिर वाहिनी नहीं पाई जा रही थी, जिसके कारण इस भाग तक रुधिर का परिवहन नहीं हो पा रहा था, और रुधिर नहीं आएगा तो पोषण भी नहीं आएगा। इसी कारण ये वाला भाग मृत था। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। इसके अलावा अपन ने अधिचर्म को 5 स्तर में डिवाइड किया था। 5 स्तर कौन से? सबसे अंदर की तरफ जो स्तर था उसको अपन ने अंकुरण या मेलपीगी स्तर कहा। दूसरा स्तर था शूल स्तर। तीसरा स्तर था कौन सा? कणी स्तर। चौथा स्तर था अपने पास स्वच्छ स्तर, और 5वां स्तर था अपने पास कीन स्तर। इन सभी स्तर की अपन ने डिटेल में बात भी की थी। उसके बाद अपन आए थे इसी अधिचर्म के अंदर 2 विशेष प्रकार की संरचनाएं देखी थी अपन ने। एक रेक्टेपेंगस, बहुत अच्छे से याद रखने का भी बोला था मैंने। उसके अलावा दूसरी संरचना थी श्रृंगी भवन, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझाई थी। क्रेटिनाइजेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इस प्रकार अपन ने अधिचर्म वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। फिर अपन दूसरे पोर्शन पे आए थे जिसका नाम था चर्म या डर्मिस। चर्म या डर्मिस में मैंने बात की थी कि ये त्वचा की आंतरिक स्तर होता है या त्वचा का आंतरिक स्तर होता है। यह अधिकांश भाग जीवित होता है क्योंकि इनको पोषण देने वाली विशेष संरचनाएं पाई जाती थी, जिसे रुधिर वाहिनियां कहते हैं। तो यहाँ पर रुधिर वाहिनियां पाई जाती थी जिसके माध्यम से ब्लड इनके पास आता था, और वही ब्लड इनको पोषण देने का कार्य करता था। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो डर्मिस होता है इसकी उत्पत्ति मेसोडर्मल से होती है। इसके अलावा बताया था कि अधिचर्म या एपिडर्मिस की अपेक्षा ये 2 से 3 गुना ज्यादा मोटा होता है। उसके बाद अपन ने डर्मिस वाले पार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया था। 2 भाग कौन से? पैपिलरी स्तर और दूसरा जालिकाव्रत भाग। इसीलिए अपन ने डर्मिस वाले भाग को मोटा वही कहा था, क्योंकि ये अधिचर्म की अपेक्षा मोटा होता है।
और दूसरे भाग यानी अधिचर्म को अपन ने पतला भाई बोला था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इस दूसरे पार्ट्स को अपन ने कंप्लीट किया था, यानी अध्ययन की संरचना को कंप्लीट किया था। डर्मिस वाले पार्ट्स में एक और बात बताई थी मैंने, किसी को याद हो तो, वश्य ऊतक क्या होते हैं, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं तीसरे पार्ट्स की, इसको स्टार्ट करते हैं, त्वचा के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, त्वचा के व्युत्पन्न क्या होते हैं। त्वचा के द्वारा जिन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है उन संरचनाओं को त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। त्वचा के व्युत्पन्न के अंदर अपन दो संरचनाओं का अध्ययन अभी करेंगे। दो संरचनाएं कौन सी हैं? पहली है रोम तथा उसकी संरचना यानी हेयर एंड हिज स्ट्रक्चर, और दूसरा है त्वचीय ग्रंथियां यानी क्यूटेनियस ग्लैंड। तो सबसे पहले पोर्शन लेते हैं अपन रोम तथा उसकी संरचना, हेयर एंड हिज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले रोम को देखते हैं। आप भी अपने अपने हाथ को ध्यान से देखिए। तो अपने हाथ पर, स्पेशली बॉयज के हाथ पर स्पष्ट रूप से रोम दिखाई दे रहे हैं या हेयर या बाल दिखाई दे रहे हैं। जो ये बाहरी भाग हैं, जो अपन को दिखाई दे रहा है, ये रोम का बाहरी भाग होता है। अपनी त्वचा के अंदर भी आधा रोम का भाग होता है जो अंदर की तरफ होता है, और आधा भाग होता है जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए रोम को दो भागों में डिवाइड किया अपन ने। जो अंदर वाला भाग है उसे मैंने बोला रोम मूल यानी हेयर रूट, और जो बाहरी भाग अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसे मैंने नाम दिया रोम कांड। तो यहाँ पे संरचना में आप ध्यान से देखिएगा, जो ये बाहरी भाग है ये अपने अधिचर्म हो गई, ये पूरा का पूरा डर्मिस पार्ट हो गया। ये अधिचर्म के ऊपर जो संरचना है ये अपना अधिचर्म, इसके ऊपर जो संरचना है उसको मैंने क्या कहा, रोम कांड। तो रोम कांड की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अधिचर्म पर पाई जाने वाली निर्जीव क्रिटिनाइज कोशिकाएं, निर्जीव क्रिटिनाइज कोशिकाएं, श्रृंगी भवन बताया था, तो इन कोशिकाओं का भी यहाँ पर श्रृंगी भवन होता है। क्रिटिनाइज कोशिकाएं रोम कांड कहलाती हैं। ओके, जब अपन इस रोम कांड की कोशिकाओं का अनुप्रस्थ काटते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इस रोम कांड के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, उपत्वचा, वरकुट और मध्यांश। उपत्वचा रोम कांड का सबसे बाहरी भाग का निर्माण करता है। वरकुट होता है, यह आंतरिक भाग होता, मध्य भाग होता है, जबकि मध्यांश सबसे आंतरिक भाग होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। फिर अपन इस वरकुट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वरकुट वाला पोर्शन। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी गया है, क्या है वो देखते हैं अपन। इस रोम कांड के वरकुटीय भाग में रंगाकण या वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब रंगाकण या वर्णक कोशिकाओं की कमी होती है तो वरकुटी कोशिकाओं के मध्य हवा भर जाती है, जिसके कारण जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो वाइट कलर या सफेद कलर के दिखाई देते हैं। तो बालों के वाइट होने का क्या कारण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मान लीजिए ये दो वरकुटी कोशिकाएं हैं, कॉर्टिकल सेल्स है। अगर इन कोशिकाओं में यहाँ पर ये वाले रंगाकण या वर्णक कोशिकाएं, धीरे धीरे इसके अंदर से ये रंगाकण की संख्या कम होने लगी, जिसके कारण इन कोशिकाओं में एक बल लगा, जिसके कारण ये कोशिकाएं दूर दूर जाने लगी। ओके, अब दूर दूर गई है तो इसके अंदर या इनके बीच में कुछ आके मीडियम होगा, पड़ेगा। जो मीडियम यहाँ पर होगा वो होगा एयर।
और जब दो वर्कुटी कोशिकाओं के मध्य हवा भर जाती है तो अपनी त्वचा पर पाए जाने वाले हेयर्स वाइट हो जाते हैं। इनफैक्ट अपने सिर पर पाए जाने वाले हेयर्स भी वाइट हो जाते हैं। ठीक है ना। कोई पूछ ले आपके हेयर वाइट क्यों हुए हैं तो बता देना उनको भी कि इस कारण होते हैं अपने बाल वाइट। ठीक है ना। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन कि रोमकांड क्या होते हैं, रोमकांड को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अपने बाल या हेयर वाइट क्यों होते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गई बात किसकी, रोमकांड की। अब आते हैं अपन रोम मूल पे। ये यहाँ तक समझ आ गया। अब रोम मूल की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये वाला पोर्शन, तो अपन ने क्या नाम दिया इसका, रोमकांड। अब इसका यहाँ से यहाँ तक यानी अधिचर्म से लेकर के डर्मिस तक धसा हुआ भाग रोम मूल कहलाता है। ठीक है ना। ये है रोम मूल पूरा का पूरा। इस रोम मूल के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है। इस थैलीनुमा संरचना को रोम पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम पुटिका, हेयर फॉलिकल्स। ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाली पूरी की पूरी संरचना क्या है, रोम मूल, और इसके चारों ओर ये थैलीनुमा संरचना है। इस थैलीनुमा संरचना को अपन ने क्या नाम दिया, रोम पुटिका, हेयर फॉलिकल। अब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में हो सकता है सीधा लिखा हुआ हो, लेकिन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो रोम पुटिका होती है इसका निर्माण किससे होता है, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये वाली संरचना है पूरी की पूरी, अपन मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी त्वचा है। ये इसका अपन मान रहे हैं कौन सा भाग, अधिचर्म भाग, और ये नीचे वाला भाग अपन मान रहे हैं इसका डर्मिस पार्ट। ओके। और ये अपन ने इस मार्कर को मान लो कि ये अपना हेयर है। ठीक है ना। ये बाहरी भाग, और ये अंदर धस रहा है, अभी अंदर जा रहा है, तो ध्यान से देखना। ये अपनी, इसको मैंने धसा दिया इसके अंदर। ठीक है ना। तो अभी ये बाहर की तरफ हो गया कौन सा, रोमकांड, और अंदर धसा हुआ भाग कौन सा हो गया, हेयर रूट। अब हेयर रूट के अंदर ध्यान से देखना, मैंने बोला ये बाहरी संरचना अधिचर्म है और आंतरिक संरचना कौन सी है, चर्म, डर्मिस। अब देखो इस रोम पुटिका, ये वाली क्या होगी पूरी की पूरी रोम पुटिका। रोम पुटिका का निर्माण किससे हो रहा है, अधिचर्म तथा चर्म के द्वारा, यानी एपिडर्मिस एंड डर्मिस के द्वारा। अब ध्यान से देखोगे तो इस हेयर रूट को चारों ओर से किसने घेर रखा है, सबसे पहले ये वाली परत, यानी किसने, देखो ध्यान से यहाँ से, तो किसने घेर रखा है, सबसे पहले अधिचर्म ने, और पीछे ध्यान से देखो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, डर्मिस, और ये वाला अधिचर्म। तो रोम, हेयर रोम की जो आंतरिक परत होती है उसका निर्माण अधिचर्म से होता है। जो हेयर रोम की बाहरी परत होती है उसका निर्माण किससे होगा, चर्म से होता है। तो अच्छे से समझना, रोम पुटिका एक थैलीनुमा संरचना होती है जो रोम मूल के चारों ओर पाई जाती हैं। इसके अंदर दो आवरण होते हैं। जो आंतरिक आवरण होता है वो अधिचर्म से बना होता है, जबकि जो बाहरी आवरण होता है वह डर्मिस से बना होता है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने ब्लू पेन से बनाया है। ये तो हो गया इसका आंतरिक आवरण, और डॉट डॉट करके रेड पेन से बना हुआ ये हो गया इसका बाहरी आवरण। तो आंतरिक आवरण बना हुआ है किससे, एपिडर्मिस से, और जो बाहरी आवरण है वो किससे बना हुआ है, डर्मिस से। तो रोम मूल क्या होती है समझ में आ गया, रोम पुटिका क्या होती है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है रोम पेपिला। ये क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। रोम मूल के अंतिम भाग पर, या कुछ जगह शीर्ष भाग पर भी लिखा हुआ है, रोम मूल के शीर्ष भाग पर एक बल्ब नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें रुधिर वाहिनियां या रुधिर कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। उसी संरचना को रोम पेपिला कहा जाता है। ध्यान से देखना एक बार फिर से, ये पूरा का पूरा रोम है,
तो इस रोम के शीर्ष भाग पर या अंतिम भाग पर ये गुच्छेनुमा संरचना या बल्ब नुमा संरचना रोम पेपिला कहलाती है। यहाँ पर रुधिर कोशिकाओं या रुधिर वाहिनियों का संग्रह होता है या बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैंने रुधिर वाहिनियां भी बनाई है, ब्लू वाली है शिरा और रेड कलर की बनाई हुई है धमनी। शिरा और धमनी क्या होती है, जब अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो आई होप रोम पेपिला क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्थान पे ये भी दे रखा है कि रोम पेपिला का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, रुधिर वाहिनियां हैं और रुधिर वाहिनियां होगी तो मैंने बता दिया रक्त होगा, रक्त होगा तो क्या काम करेगा, पोषण देने का। और पोषण किसको देगा, हेयर को पोषण देगा। तो ध्यान से समझिएगा, अधिचर्म से बाहर वाले रोम संरचना मृत होती है, लेकिन डर्मिस वाली रोमीय संरचना जीवित होती है, क्योंकि वहां पर रक्त वाहिनियां पाई जाती है और ये रक्त वाहिनियां इनको क्या करती है, पोषण देती रहती है, जिसके कारण ये रोम जीवित होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला पार्ट, एलेक्टर पिलाई पेशियां ये क्या होती है। एलेक्टर पिलाई पेशियां भी डर्मिस वाले भाग में पाई जाती हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की मैंने संरचना बनाई है, ये ब्लैक कलर की संरचना ही एलेक्टर पिलाई पेशियां है। और इस टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ जाओगे। जो एलेक्टर पिलाई पेशियां है वो रोम पुटिका से, क्योंकि ये वाली संरचना कौन सी है, रोम पुटिका, तो रोम पुटिका से निकल के डर्मिस वाले भाग पर स्थित होती है। इसका कार्य क्या होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका कार्य है कि जब भी अपन को ठंड लगती है या जब भी अपन को भय लगता है या डर लगता है तो उस समय अपने हाथों के रोम या हेयर खड़े हो जाते हैं। तो रोम की गति का निर्धारण इन्हीं पेशियों के द्वारा किया जाता है। यानी जो रोम खड़े हो जाते हैं, इन खड़े होने की संरचना का निर्धारण इन एलेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस समय एलेक्टर पिलाई पेशियां संकुचित हो जाती हैं और अपने हेयर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, भय हो सकता है, डर हो सकता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उस समय भी अपने हेयर खड़े हो जाते हैं। इन सभी का कारण एलेक्टर पिलाई पेशियां होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रेगुलर लाइफ में आपने देखी होगी, उसका रीज़न आज आपको पता चल रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा या फील हो रहा होगा, क्योंकि आप कुछ हटकर आज पढ़े हो और आप ये अपना एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो आपको वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, ठीक है ना। तो जो भी नया कॉन्सेप्ट हो, जो भी मिले उसके साथ छेप दिया करो या उसके साथ शेयर कर दिया करो। तो ये हो गया, रोम कांड हो गया, रोम मूल की ये संरचना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर वश्य उत्तक पाए जाते हैं, दिख रहा है यहाँ पर। ये कौन सा भाग है, जालिकाव्रत भाग होता है। इस जालिकाव्रत भाग में वश्य उत्तक पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि डर्मिस के जालिकाव्रत भाग में वश्य उत्तक पाए जाते हैं और उनका कार्य भी आपके साथ डिस्कस किया था पहले। इसके अलावा जब अपने जालिकाव्रत संरचना पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि वहां पर जालिकीय भाग में जितनी भी ग्रंथियां होती है, त्वचीय ग्रंथियां यहीं पर पाई जाती है। जैसे श्वेत ग्रंथि हो सकती है, तेल ग्रंथि हो सकती है। उसके अलावा मैंने एक नाम लिया था संवेदांग, तो इसी भाग में यहाँ पर संवेदांग भी पाए जाते हैं। ये संवेदांग हो गया। तो ये इस प्रकार पूरी की पूरी रोम की संरचना थी। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। एक और पॉइंट ये वाला अच्छे से याद रखना कि जो रोम होता है या हेयर होता है, इसका निर्माण अधिचर्म के मेलपिगी या सबसे आंतरिक स्तर अंकुरण स्तर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी हेयर की संरचना थी। तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद अपन जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे
वो है त्वचीय ग्रंथियां या क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है,